नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके एलपीएम की। और एलपीएम में मुख्य रूप से जो हमारा पिछला टॉपिक था जिसमें हमने बातें की थी वो था हमारा हाउसिंग प्रिंसिपल वाला, यानी कि सारे जितने भी प्रकार के हाउस है, ठीक है, जिसमें हमने बफेलो की बात की, कैटल की बात की, सिप की बात की, गोट की बात की और पोल्ट्री की भी हमने बातें कर ली थी। ये सब हम फिनिश कर चुके थे, सारी बातें हो चुकी थी। अब हम करने वाले हैं कि जो हाउसिंग प्रिंसिपल्स है, यानी कि हाउसिंग की तो हमने कंप्लीट बातें कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं कि अपने जो मैनेजमेंट के पार्ट है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी कि एक स्पेसिफिक टॉपिक दे रखा है कि काफ का मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद में जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं उसको हम हिफर बोलते हैं। हिफर का मीनिंग ये होता है कि ये एक तरह से युवा है, यानी कि उस स्टेज पे है जब ये थोड़े दिनों के बाद में क्या हो जाएगा, इससे जो है हमें प्रसव क्रिया द्वारा आगे जो है एक बच्चा देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पर जो है दूध उत्पादन है तो दूध उत्पादन होगा, नहीं तो मास प्रोडक्शन यहाँ से मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो मास के लिए सही हो जाएगी। इस स्टेज को हम, जो ग्रोविंग स्टेज होती है, उसको हम हीफर के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मल्च आपका एनिमल होता है, मल्च का अर्थ होता है दूध देने वाला जो पशु है उसकी बात है, तो वहां पर क्या क्या सावधानियां रखेंगे, ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ में ही हम देखेंगे जो सुअर का मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। बाकी मल्च वाले जितने भी आपके एनिमल है उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, जब भी मैनेजमेंट की बात आती है, किसकी बात आती है, जब भी आपके मैनेजमेंट की बात करें तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको तीन चार चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आप मैनेजमेंट किसका करोगे कि सर हम फूड का मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि उनको फूड अवेलेबल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो फूड मैनेजमेंट होता है, फूड या वाटर हम लिख सकते हैं। साथ में हम कहते हैं कि फूड में ही वाटर भी आता है, इसलिए वाटर का मैनेजमेंट भी, यानी कि उनके लिए जो जितने भी आवश्यक न्यूट्रिएंट है वो देना, उनका मैनेजमेंट करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। ये कर दिया। दूसरा दूसरा हमारा क्या, किस चीज का मैनेजमेंट करना है, डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, डिजीज मैनेजमेंट की, क्योंकि एनिमल्स में क्या होती हैं, कई प्रकार की डिजीज होती है, तो उनको मैनेज करना, यानी कि उनको होने से रोकना पहली बात तो। और यदि डिजीज हो जाती है, कंटामिनेशन हो जाता है, तो हमें क्या करना है, उसको वापस से सही करना है, यानी कि उसको नेचुरल कंडीशन में लेके आना है, वापस से जो डिजीज है उससे रिकवर करवाना है पशु को। इसके लिए जो मैनेजमेंट किए जाते हैं वो आपके क्या हो गए, डिजीज मैनेजमेंट से संबंधित हो गए। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रीडिंग मैनेजमेंट से संबंधित, यानी कि हम प्रजनन करवाते हैं उनमें, तो प्रजनन का कैसे क्या ध्यान रखेंगे, यानी कि उनका एस्ट्रस जो साइकिल है उसका ध्यान रखेंगे, कब वो प्रेग्नेंट हुआ, इस पशु कब प्रेग्नेंट हुआ था उसका टाइमिंग का ध्यान रखेंगे, कब उसमें जो प्रोसेस है, प्रसव की क्रिया है वो होगी, ये हम ध्यान रखेंगे। ये सारे जो स्टेप्स है ये आपके ब्रीडिंग के ही पार्ट होते हैं, तो ये मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं कि एक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, वो रहने वाला है अपना, हम कहते हैं कि हाउस का मैनेजमेंट, यानी कि एक तरह से स्पेस मैनेजमेंट, उनके लिए जो जगह का मैनेजमेंट है वो भी क्या हो जाता है, आपके मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। तो इनमें से जो बेसिक चीजें हैं, जैसे हाउसिंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए, तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही सिंपल प्रोसेस हमें फॉलो करनी है जो हम हाउसिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है फूड की अभी बातें नहीं की है, लेकिन आगे की क्लासेज में हम फूड के बारे में भी पढ़ेंगे कि फूड के टाइप क्या है, कौन कौन से फूड दिए जाते हैं, कंसंट्रेट्स क्या है, पाउडर क्या है, इन सब में हम चर्चा करेंगे। टीडीएस क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कितनी, कौन से जो आपके दाने होते हैं उनमें ज्यादा होती है या पाउडर्स में ज्यादा होती है, कौन से जो फूड मटेरियल है वो हमें ज्यादा खिलानी चाहिए, ठीक है। प्रोटीन के लिए क्या देना है, वसा के लिए क्या देना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम डिजीज की बात करें तो डिजीज का भी आपका एक क्या रहने वाला है, एक लेक्चर डिजीज का भी रहने वाला है, जिसमें सभी प्रकार के डिजीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बेसिक बातें करेंगे कि डिजीज से बचाने के लिए पशु में क्या क्या, भाई साफ सुथरा होना चाहिए, उसके टाइम टू टाइम हमें क्या करना है, उसको नहलाते रहना है, साफ सफाई रखनी है, ठीक है। उसको जो है टीके देना है, जो हम वैक्सीनेशन करते हैं ना, तो टीके लगाते रहना है टाइम टू टाइम, ये वाली चीजें सारी बेसिक चीजें हैं। तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं, सारी
चीजें बेसिक रहने वाली है। बेसिकली यदि हम आसपास में देखें, यदि किसी के पशु है या हमारे घर में भी पशु है, तो जो काम हमारे घर वाले कर रहे हैं वही काम हमें करना है। जैसे घर वाले जो छोटा वो होता है, काफ होता है, ठीक है, तो उसको जो है प्रसव क्रिया के बाद में जैसे ही छोटा बच्चा होता है तो उसको सबसे पहले जो है कोलेस्ट्रम पिलाते हैं, जिसको हम खीस बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। क्यों पिलाते हैं? तो हम कहते हैं कि ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो मुख्य रूप से डिजीज से लड़ने में उसकी मदद करती है, ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा जो उसका स्टमक होता है, पेट होता है, उसको साफ करने में भी ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, साथ में एनर्जी तो देता ही है। तो ये वाले सारे काम किसके हो गए? कोलेस्ट्रम के हो गए, इसलिए कोलेस्ट्रम पिलाने चाहिए, ठीक है। और हम देखते भी हैं कि कोलेस्ट्रम क्या होता है, दिया जाता है पशु से, जो है आपका बच्चा होता है, जो काफ है उसको दिया जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। इसी के अलावा हम कहते हैं भाई उसको जो है चारा, स्टार्टिंग में वो चारा नहीं खाता है तो अलग अलग चीजों का भाई वो मिट्टी ना खाए, इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। और उसको कहाँ रखना है, यदि हम अलग से जो है वैज्ञानिक विधि से उसको पाल रहे हैं तो फिर हम फिक्स क्वांटिटी में जो मिल्क है वो अवेलेबल करवाते हैं। ये सारी चीजें हम करते हैं। तो ये मैनेजमेंट के पार्ट ही तो है। मैनेजमेंट का अर्थ है कि हम कैसे उनको पाल रहे हैं। जो रियरिंग है वही एक तरह की क्या है, मैनेजमेंट है। बस इसमें मैनेजमेंट को पढ़ के आपको ऐसा नहीं समझना है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज है। मैनेजमेंट का सिंपल मतलब ये है कि रियरिंग कैसे कर रहे हैं, रियरिंग में क्या क्या सावधानियां रखेंगे, वही बातें हैं। पालना, एक तरह से जो पालने की क्रिया है उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ काफ। काफ का अर्थ क्या होता है? छोटा बच्चा, ठीक है। छोटा बच्चा जो है वो आपका एक तरह से क्या है, काफ है। और मुख्य रूप से जो गाय का बछड़ा होता है उसको हम काफ के रूप में, गाय या भैंस का जो बछड़ा होता है उसको काफ के रूप में जानते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो उसी के हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, वी मस्ट गिव गुड फीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द काउ सो दैट दे डेवलप वेल एंड यूजफुल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक। यानी कि यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो आपका काव है उसको सही ढंग से हमें क्या करना है, उसको फूडिंग, जो फीडिंग है वो करवानी है ताकि वो रिप्लेस कर सके, ठीक है भाई। जो पशु आपके पुराने वाले पशु हैं वो कभी ना कभी क्या हो जाएंगे, अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे। यानी कि लास्ट में ऐसी स्टेज आ जाएगी कि वो पूरी तरह से जो है दूध देना कम कर देंगे, उनका दूध उत्पादन कम हो जाएगा। तो उनकी जगह रिप्लेस करने के लिए नई जो पे आपके फार्म पर हर चीज खरीद कर थोड़ी लेके आओगे, उनके रिप्लेसमेंट के लिए नए काफ तैयार करोगे, ठीक है। तो उनके काफ के डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? सही भोजन जरूरी है, उसको फीडिंग करवाना जरूरी है, ठीक है। हम ये कहते हैं फीडिंग एंड केयर ऑफ द काफ बीइंग बिफोर द इट्स बर्थ। यानी कि बर्थ से पहले ही, जब हम ये कहते हैं कि उसका जन्म हो रहा है उससे पहले ही उसकी फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आप कहोगे सर बर्थ से कैसे, पहले कैसे? तो जब हम उसकी माँ को, यानी कि जो हमारे पास एनिमल है उसको जो फीडिंग खिलाते हैं वो ही फीडिंग आगे चल के, वो ही फूड आगे चल के उसके भी काम में आता है, क्योंकि शरीर में उसके भी जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसकी माँ के थ्रू उसको मिल रही है, ठीक है। जो मदर है उसको प्रोवाइड करवा रही है, तो फीडिंग वहां से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद में हम कहते हैं 6 से 8 वीक के जो है आपके शुड ड्राइड होता है। बिफोर द एक्सपेक्टेशन काल्विंग शुड बी फीड वेल। यानी कि जब काविंग की प्रोसेस देखने को मिलती है, यानी कि जो बर्थिंग होती है उससे पहले हमें जो है अच्छे से भोजन देना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में भोजन देना चाहिए, और जो क्वालिटी वाला भोजन है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए। ये बेसिक बातें हैं। इसके बाद में अर्ली मैनेजमेंट। अर्ली का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग वाला जो मैनेजमेंट है वो, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी कोई भी आपका जो बछड़ा होता है उसके, क्योंकि जैसे ही उसका बर्थ होता है, ठीक है, वो जन्म लेता है, उसके साथ में ही उस जो ये हम कहते हैं भाई कई प्रकार की म्यूकस झिल्लियां, ये उसके साथ में आती है बर्थ के साथ में, तो उनको सबसे पहले हटाना श्वास के लिए, ताकि उसको सही ढंग से जो है रेस्पिरेशन वो कर सके। तो इस प्रकार की बेसिक चीजें सबसे पहले की जाती है। उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में हम कहते हैं 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर जो है, हम मुख्य रूप से जो नेवल होती है, नेवल का अर्थ होता है प्लेसेंटा, ठीक है। जो प्लेसेंटा होता है जिससे ये जो काफ है वो अपनी माँ के टच में रहता है पेट में, ठीक है, उस प्लेसेंटा में हम 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर के ऊपर से क्या कर देते हैं, उसको हटा देते हैं और उसको बांध देते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो जो ब्लड रिलीज है वो कम हो सके, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर हम एंटीबायोटिक्स भी लगा सकते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद में क्या करेंगे, जो आपके
बेडिंग है, पेन कीप द स्टॉल वेरी क्लीन एंड ड्राई कंडीशन। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो उस जहां पर हम उसको रख रहे हैं, जो बच्चा है उसको रख रहे हैं, तो वहां पर क्लीननेस होनी चाहिए, बिल्कुल आपका जो एरिया है वो वहां पर साफ सुथरा होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें कंटामिनेशन ना हो। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो काफ को हम वेट के आधार पर क्या करते हैं, जो कोलेस्ट्रम है वो पिलाते हैं। तो सबसे पहले हम उसका वेट कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि कितने किलोग्राम का ये लगभग है। उसके आधार पर हम एक बटा हम ये कहते हैं कि लगभग 10% यानी कि 1/10 जो पार्ट होता है उसका, उस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से उसको क्या करते हैं, कोलेस्ट्रम पिलाते हैं। कोलेस्ट्रम के बारे में मैंने बता ही दिया है, ये एंटीबॉडी देने का काम करती है और मुख्य रूप से जो स्टार्टिंग वाली फीडिंग होती है वहां से ये जो उसकी पशु की माँ होती है, मदर है, उससे मिलता है। ठीक है, कोलेस्ट्रम की हमने बातें कर ली है। इसके बाद में जो फीडिंग है, अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा तो हो गया है, यानी कि अब क्या है, पहले जैसा नहीं रहा, ये स्टार्टिंग के जो अर्ली मैनेजमेंट है हमने कर लिया है, यानी कि आज ही पशु का जो प्रसव है, जो पाश्चुराइजेशन की क्रिया हुई है वो हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर अर्ली मैनेजमेंट तो हम जैसे म्यूकस हटाना, उसकी नेवल को बांध देना, इसके अलावा उसको कोलेस्ट्रम पिला देना, ठीक है, उसका वेट कर लिया, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हमने कर ली। अब बाद में क्या करना है, तो धीरे धीरे जो मैनेजमेंट है इस प्रकार का आपको लगभग हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा हो चुका है और इसको अब फीडिंग क्या करवानी है, हमें क्या करवानी है, फीडिंग को बढ़ाना है, यानी कि यहाँ पर जितने भी हम इसको खाने पीने की चीजें देंगे उसकी क्वांटिटी में धीरे धीरे क्या करते रहना है, बढ़ोतरी करते रहना है, उसको हम इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, फीड कोलेस्ट्रम द फर्स्ट मिल्क ऑफ द काउ फॉर द फर्स्ट 3 डे। ठीक है, यानी कि हम जो कोलेस्ट्रम कहते हैं वो लगभग 3 दिन का, स्टार्टिंग का जो 3 दिन का दूध होता है उसी को कोलेस्ट्रम मान के चलते हैं। उसको पिलाने के बाद में क्या होगा, तो हम कहते हैं द कोलेस्ट्रम इज थिक एंड विशियस, अलग अलग प्रकार की नेचर की चीजें उसमें होती है, हायर मात्रा में उसमें विटामिन ए होता है और मैनेजमेंट जो है डेयरी वाले जितने भी पशु हैं उनके मैनेजमेंट के लिए उसमें अच्छी मात्रा में कई प्रकार के एमिनो एसिड और कई प्रकार के प्रोटीन्स उसमें पाई जाती है, जो कि एक काफ के लिए जरूरी होती है। ठीक है, इसके बाद में हम कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटीन डिजीज से लड़ने में मदद करती है उसको हम इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इम्यून सिस्टम को ये क्या कर रही है, इंप्रूव कर रही है, इसलिए इस प्रोटीन को हम इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये आपके एक तरह से एंटीबॉडी होती है, हम वो मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम कहते हैं कि जो मिल्क है शुड बी गिवन आफ्टर 3 डे, इट बेटर टू टीच टू ड्रिंक एंड मिल्क फ्रॉम द पेल एंड बकेट, यानी कि मुख्य रूप से हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें अलग से रखना है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं, तो जब हम जो आपका काफ है उसको अलग से रखते हैं, उसकी माँ के साथ में नहीं रखते हैं, तो हमें फिर क्या करना है, आर्टिफिशियल तौर पर क्या जो मिल्क है वो अवेलेबल करवाना है और वो मिल्क जो है धीरे धीरे हम उसकी क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो बढ़ता है उस हिसाब से, और मिल्क के साथ में अदर जो आपके प्रोटीन हो गए या अदर जितनी भी चीजें हैं वो भी उसके साथ में क्या करते हैं, जैसे जैसे मिल्क कम होता जाएगा वैसे वैसे अदर चीजें हम उसको ज्यादा करवाते जाएंगे, ज्यादा खिलाते जाएंगे। ये बेसिक बातें हैं। यहाँ पर वो 10% वाली बात भी है कि लगभग जो है आपका जो मिल्किंग हम करवाते हैं या हम जो कोलेस्ट्रम पिलाते हैं वो लगभग कितना होता है, 10% होता है उसके बॉडी वेट का। ठीक है, उसके बॉडी वेट का 10% होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, बेसिक सारी बातें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में क्या आता है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि कुछ और चीजें हम करते हैं। ये तो खिलाने पिलाने की बातें हो गई, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक तो हम क्या कर देंगे, उनकी टैटूइंग करेंगे, यानी कि उनको पहचानने के लिए इस प्रकार का जो है, देखो कान पे जो है एक टैग लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के टैग लगाते हैं ताकि उसका पता रहे कि ये कौन सा था, किस दिन इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये कौन से पशु का जो है काफ है, कौन सी जो इसकी मदर कौन सी है, ये वाली सारी बातें जो है हमें पता रहे, इसके लिए पहले ही उसमें क्या लगाते हैं, हम टैग लगाते हैं। ठीक है, बड़े फार्म पे ऐसा ही होता है, तो टैग लगा देते हैं। कुछ पशुओं में हम डी हॉर्निंग भी करते हैं, वो भी जरूरी है, और वो उसके लिए हम मुख्य रूप से क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक जो मेथड है वो काम में लेते हैं, या पोटास स्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो छोटा पशु होता है उसी में हम क्या कर लेते हैं, डी हॉर्निंग करते हैं ताकि उसके सींग ना उगे। तो सींगों को नहीं उगने के लिए, उनको रोकने के लिए ये सारी प्रक्रिया करते हैं। ये लगभग 7 से 10 दिन का जब काफ होता है उस टाइम पे की जाती है। ठीक है, डी हॉर्निंग हमने कर दी। इसके बाद में फ्रेश वाटर शुड बी गिवन एंड फ्रॉम
2 and 3 वीक ऑनवर्ड, यानी कि लगभग 2 वीक के बाद में हम फ्रेश वाटर भी अवेलेबल करवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखो इंडिविजुअल काफ पेन का यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है। इसमें जो काफ है वो अपना इंडिविजुअल पानी और जो फूड है वो यहाँ पर खा लेता है, यानी कि उसके लिए सेपरेट एक जगह पर पानी है और एक जगह पर उसका क्या है, फूड है। ये दोनों जो है इंडिविजुअली अलग अलग से दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो वैज्ञानिक मेथड होते हैं उनमें भी किया जाता है, बड़े फार्मों पे ये देखने को मिलता है। तो ये सारी बेसिक बातें हैं। डायरिया से, इनसे जो बीमारियां हैं इनसे बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। ये सारी बेसिक बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। अब देखो आपका काफ था, काफ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने का मतलब क्या है कि ये अब जो है उस स्टेज से बाहर आ चुका है, यानी कि हम उसको काफ कहना बंद कर देंगे। अब उसे हम क्या कहेंगे, हीफर कहेंगे। हीफर का मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि ये जो आपके हम कह सकते हैं कि प्रजनन से पहले की, यानी कि फर्स्ट टाइम कोई जो फीमेल आपकी एनिमल है वो प्रेग्नेंट होती है, उससे पहले का टाइम का जितने में ग्रोविंग स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज वाला जो एनिमल है वो आपके हीफर कहलाता है। बेसिकली हम चाहे वो मांस प्रोडक्शन के लिए यानी कि मीट के लिए हो, चाहे वो मिल्क के लिए, दोनों को ही हम हीफर के रूप में ही जानते हैं। तो हीफर का मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। यदि हम मीट प्रोडक्शन के लिए हीफर रख रहे हैं तो उसको प्रोटीन जो कंटेंट है वो ज्यादा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य मिल्क प्रोडक्शन करवाना है तो उसको बेसिकली हम क्या करवाते हैं, प्रोटीन के साथ में फैटी जो मटेरियल है, फैट वाला मटेरियल है, इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है वो सही संतुलन के साथ में दिया जाता है, एक रेशियो के साथ में दिया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या है, तो बेसिक बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू इंश्योर नॉर्मल ग्रोथ। पहली बात तो अच्छी ग्रोथ के लिए सभी प्रकार के न्यूट्रिशन यानी कि पोषण होना जरूरी है। उसमें कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, ये सारी चीजें होना जरूरी है। विटामिन भी आ जाते हैं, वाटर भी आ जाता है, ये सारे न्यूट्रिशन में आते हैं। इट अर्ली स्टेज हीफर रिक्वायर मोर प्रोटीन। स्टार्टिंग के टाइम पे बात करें तो हीफर को ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसको अपनी बॉडी का क्या करना है, निर्माण करना है, उसका फॉर्मेशन करना है, और बॉडी फॉर्मेशन में आपके प्रोटीन का एक अहम रोल होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इफ गुड क्वालिटी ऑफ फूडर, जैसे कि आपके ड्राई फूडर जैसे कि है जिसको हम कहते हैं, इस प्रोवाइड इट प्रोमोट द प्रॉपर डेवलपमेंट। ये प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए सही माना जाता है जो है होता है आपका, क्योंकि इसमें जो हम कह रहे हैं भाई एनर्जी के लिहाज से भी और प्रोटीन की मात्रा के आधार पर भी इसमें अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं। ऑफर ए ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड शेल्टर, साथ में हम ये कहते हैं हीफर के लिए एक अच्छा जो वेंटिलेशन वाला शेल्टर है यानी कि शेड है वो होना चाहिए। ये बेसिक बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ए ल्यूज हाउसिंग सिस्टम विद इन द ओपन साइड इज सफिशिएंट, यानी कि ल्यूज हाउसिंग सिस्टम जो है आपका सही माना जाता है या सफिशिएंट होता है किसी भी हीफर के प्रोडक्शन के लिए या उसको सही मात्रा में ग्रोथ करवाने के लिए। ठीक है, तो ओपन वाला हम यूज कर सकते हैं, बाकी बेसिकली कोई सा भी हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं। ब्रीडिंग के लिए मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हम सीमन का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अच्छे जो आपका अच्छी क्वालिटी या अच्छे गुणों वाला जो नर है उसके साथ में हम ब्रीडिंग मेथड अप्लाई करते हैं यानी कि ब्रीडिंग करवाते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम कहते हैं शिफ्ट द हीपर टू द सेपरेट शेड 6 to 8 वीक बिफोर द काविंग। यदि काविंग की प्रोसेस हो रही है यानी कि काविंग की प्रोसेस बच्चा देने की प्रक्रिया होगी, उससे पहले लगभग हमें 6 से लेकर 8 वीक्स के लिए उसको सेपरेट करना है, अलग रखना है। वहां पर उसको फीड भी अधिक मात्रा में जो है चाहिए होगा, इसलिए अलग से अवेलेबल करवाएंगे, और उसको कोई डिस्टर्ब ना करे इसके लिए भी क्या रखेंगे, उसको अलग रखेंगे इतने वीक्स के लिए। ठीक है, प्रोवाइड 2 and 3 किलोग्राम ऑफ कंसंट्रेट फीड डेली आल्सो विद एज ए ग्रीन फोडर एज सी कैन कंज्यूम, यानी कि यहाँ पर ग्रीन फोडर के साथ साथ हमें क्या करना है, 2 से 3 किलोग्राम में कंसंट्रेट, जिसको हम दाना कहते हैं ना, दाना की मात्रा लगभग हमें 2 से 3 किलोग्राम रखनी है, ताकि उसके बच्चे का विकास भी सही हो सके और उसकी खुद की बॉडी का विकास भी हो सके। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमने किसमें देखी है, हीफर में देखी है। ठीक है, हीफर का मुख्य उद्देश्य हमारा या तो मिल्क प्रोडक्शन है या प्रोटीन जो मास मीट प्रोडक्शन है वो करना है, तो उसके लिए उसको अलग से हमें क्या करना होगा, फीडिंग करवानी होगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं मिल्च एनिमल। मिल्च एनिमल का अर्थ हो गया कि जिस एनिमल को हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए या जो दूध दे रहा है अभी, उसको हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे। ठीक है, दूध वाला जो एनिमल है उसको किस प्रकार से मैनेज करेंगे।
करेंगे, जैसे गाय या भैंस हो गई, उनका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अलोंग विथ सुकुलेंट ग्रीन फोडर, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो ग्रीन फोडर है वो, इसके अलावा लेग्यूमिनस ड्राई फोडर हो गया एक्स्ट्रा, सो दैट द मेंटेनेंस नीड फॉर एनिमल टू मीट थ्रू द रफेज, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो रफेजेज होते हैं, रफेजेज का अर्थ होता है बेसिकली हम कहे चारा, जो चारा है उसमें ग्रीन यानी कि हरा चारा भी होना चाहिए और सूखा चारा भी होना चाहिए, इनका एक संतुलन होना चाहिए। वो आपको किसको खिलाना है, जो दुधारू पशु है उसको खिलाना है। एडिशनली गिवन 1 kg ऑफ कंसंट्रेट फीड फॉर एवरी 2 एंड 2.5 लीटर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि जब भी आपका पशु 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम दूध प्रोडक्शन देता है तो एवरी 2 एंड 2.5 लीटर पर हमें क्या करना है, 1 kg दाना खिलाना है, ठीक है, अलग से। ये आपका दूध की मात्रा के आधार पर, यानी कि दाना मुख्य रूप से दूध की मात्रा के आधार पर दिया जाता है, और जो रफेजेज होते हैं, चारा होता है, वो मुख्य रूप से बॉडी वेट के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। साल्ट एंड मिनरल्स सप्लीमेंट्स शुड आल्सो बी प्रोवाइड, हमें क्या करना है, साल्ट भी देने हैं, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स भी प्रोवाइड करवाने हैं, क्योंकि जो दुधारू पशु होते हैं, दूध वाले पशु होते हैं, उनमें कैल्शियम की ज्यादा कमी होती है, ठीक है। तो कैल्शियम के लिए हमें अलग से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने हैं। नेवर स्केयर एंड एक्साइट टू एनिमल, ऑलवेज हैंडल देम विद जेंटल एंड अफेक्शन, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उसके साथ जो है एक्साइटमेंट में आ रहे हो या उसको ज्यादा खिला रहे हो या कम खिला रहे हो, इस प्रकार का कुछ नहीं करना है, एक लिमिटेड मात्रा के साथ हमें आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें करनी है। विथ प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन ए काउ कैन बी रिटर्न हीट विद इन 16 डेज, ठीक है। जो काउ होती है वो लगभग हीट में आ जाती है 16 डेज के जो है लगभग पास में, जब उसको सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। डिले होता है इंसेमिनेशन में तो फिर हीट के जो साइंस है वो आपको ऑब्जर्व होने लग जाएंगे, ठीक है, डिले नहीं करना है कहने का मतलब। इसके बाद में आ जाता है मेंटेन कंसिस्टेंसी, और इसी चीज को बार बार हमें बरकरार रखना है, यानी कि उसकी फीडिंग का ध्यान रखना है, उसमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, और उसके एस्ट्रस साइकिल का ध्यान रखना है, ताकि आप टाइम पे उसमें क्या करवा सको, इंसेमिनेशन करवा सको। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा और डेली मिल्किंग कैन बी रिड्यूस मिल्क लेट डाउन मिल्किंग 3 टाइम डे कैन बी रिजल्ट ऑफ 10 to 15% मोर मिल्क देन मिल्किंग ट्वाइस डे। ऐसा देखा जाता है कि लगभग हम जब 3 बार मिल्किंग करते हैं, दिन में 3 बार दूध निकालेंगे, तो 2 बार दूध निकालने से ज्यादा 10 से 15% ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। तो हमारी जो गाय भैंसे होती है वो तो 2 टाइम ही सही से नहीं देती है, तो हम 3 टाइम कैसे निकालें उनका। तो ये बातें हम मुख्य रूप से जो आपकी होलिस्टीन फ्रीजियन होती है उसके लिए कहते हैं, कि जो ये होलिस्टीन फ्रीजियन जो गाय होती है वो क्या करती है, कभी कभी 3 टाइम भी दिन में दूध दे देती है, ठीक है, क्योंकि उसके क्या है भाई, दूध प्रोडक्शन करना और उसके दूध में जो पानी की मात्रा होती है वो भी ज्यादा होती है, तो इसके वजह से वो 3 टाइम तक दूध दे सकती है। अपनी वाली जो देसी गाय होती है या भैंस होती है उनमें लगभग 2 टाइम ही हम मिल्किंग करते हैं, ठीक है। 3 टाइम निकालने से इतना ज्यादा जो है हमें प्रॉफिट होता नहीं है, 2 ही टाइम हम निकालते हैं। हाइजीन का ध्यान रखेंगे, ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का रोग ना हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। समर के टाइम पर जो है हम क्या करेंगे, स्प्रे विद द वाटर, यानी कि क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जो बफेलो होती है, आपकी भैंस होती है, उसको थोड़ी सी गर्मी ज्यादा लगती है, तो हम क्या लगा सकते हैं, जो स्प्रेयर होते हैं, ठंडे जो स्प्रेयर होते हैं, हम कहते हैं एक तरह से फोगर होते हैं, वो लगाने होते हैं, ताकि वहां पर ठंड बनी रहे, चारों ओर एनवायरमेंट ठंडा रहे। इसके बाद में आइडेंटिफाई कॉमन डिजीज एंड ट्रीट देम जो है प्रॉपरली, यानी कि क्या करना है, हमें जो मान लो कोई भी रोग हो जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करना है और उसे टाइम टू टाइम क्या देनी है, जो दवाई है या मान लो वैक्सीनेशन है वो आपको करनी है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ गोट। गोट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो देखो मैनेजमेंट में सब अलग अलग चीजें हम लिख सकते हैं। वैसे जब हम ये बात करते हैं कि काफ का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, जो मिल्किंग आपका एनिमल है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इनमें भी आप ऐसे लिख सकते हो कि हाउसिंग मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, न्यूट्रेंट मैनेजमेंट हो गया, ब्रीडिंग हो गया, ये आप लिख सकते हो। लेकिन बेसिकली जब हम मेनली गोट और इनकी बात करते हैं तो इनमें प्रॉपर एक मैनेजमेंट की स्ट्रक्चर होती है। जैसे हाउसिंग मैनेजमेंट पहले हमने पढ़ लिया,
कितना स्पेस होना चाहिए, किस प्रकार के हाउस होते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ ली है, इसलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी नहीं है, पिछली क्लास में हमने कवर कर लिया है। फीडिंग की बात करें तो फीडिंग में हम ये कहते हैं कि अब इसको कवर करेंगे, अगली वाली जो क्लास होने वाली है अपनी, जो आपका एक टॉपिक दे रखा है जिसमें पूरा फीडिंग मटेरियल क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें कब कब अवेलेबल करवाई जाती है, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, तो उसके भी हम बात करेंगे। यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं कि ग्रीन फोडर, ड्राई फोडर और कंसंट्रेट तीनों का क्या करना है, बैलेंस रखना है, साल्ट भी देना है, मिनरल मिक्सर भी देना है, और लगभग जो ईच गोट है उसको लगभग 250 से लेकर 300 ग्राम कंसंट्रेट हमें डेली फीड करवाने हैं, ठीक है। फ्रेश एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड ऑलवेज बी अवेलेबल एंड लेग्यूमिनस फोडर सच एज द परसिम एंड ल्यूसन इज हाईली बेनिफिशियल, ठीक है। जो आपके लेग्यूमिनस होते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है और ये न्यूट्रेंटिव होते हैं, इसलिए ये अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है ब्रीडिंग मैनेजमेंट। ब्रीडिंग में वही हमें ध्यान रखना है कि जो एस्ट्रस साइकिल है वो कब आ रहा है, और एक अच्छी क्वालिटी के सीमन के साथ हमें क्या करवाना है, इंसेमिनेशन करवाना है, ठीक है, उनमें इंसेमिनेशन करवाना है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हेल्थ का, किसी प्रकार की कोई डिजीज ना आए इससे बचाने के लिए क्लीनिंग रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, और वैक्सीनेशन करवाएंगे, टाइम टू टाइम क्या करवाएंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे, हाइजीन रखेंगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो आपके पैरासाइट्स है उनको हटाने के लिए भी हमें विशेष चीजों का ध्यान रखेंगे। किड मैनेजमेंट यानी कि इनके बच्चों का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उनको कोलेस्ट्रम पिलाएंगे, ठीक है, और साथ में उनके लिए जो है एक क्लीन एनवायरनमेंट तैयार करेंगे, ठीक है, और उनकी ग्रोथ के लिए दूध के साथ में जो सप्लीमेंट्स है वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आता है मिल्किंग मैनेजमेंट। तो दूध के लिए हम कहते हैं भाई दिन में लगभग 2 बार हम दूध निकालेंगे और दूध के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी प्रोवाइड करवाएंगे। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड भी हम रखेंगे। इसके बाद में आ जाता है सिप। सिप का और गोट का सेम टू सेम मैनेजमेंट है, ज्यादा उसमें परिवर्तन, ज्यादा उसमें अंतर नहीं है, लगभग सेम मैनेजमेंट होता है किसका, सिप का और गोट का। यहाँ पर आप इसका भी देख सकते हो, सभी प्रकार की हेडिंग के साथ में ये दे रखा है कि ग्रेजिंग कैसे करवाएंगे, ये सारी चीजें। अब देखो इसमें एक चीज दे रखी है, जो स्वाइन मैनेजमेंट है, पिग की जो फार्मिंग है या पिग फार्मिंग मैनेजमेंट है, उसमें क्या क्या चीजें रखनी होती है, ठीक है। तो पिग बेसिकली हम क्यों पाल रहे हैं, जो रियरिंग कर रहे हैं पिग की, वो क्यों कर रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रोटीन लेना, यानी कि वो अपना जो मीट है उसका प्रोडक्शन करना, ठीक है। पिग में मीट का प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्वाइन इन एसेंशियल फॉर द अचीविंग हाई प्रोडक्टिविटी, बेटर हेल्थ एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन पिग फार्मिंग। बिलो आर द की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर स्वाइन। हम कहते हैं सबसे पहले बात करते हैं हाउसिंग प्रिंसिपल की, तो वही बातें कि डिजीज से बचाने के लिए वेल वेंटिलेटेड, ड्राई एंड क्लीन हाउस होना चाहिए, बेसिक बात है। इसके बाद में कहते हैं नॉन सिपलरी, इजी टू क्लीन एंड हैविंग गुड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि वहां पर पानी भी इकट्ठा ना हो, जो गंदगी है उसको हम टाइम टू टाइम हटाते रहे, इस प्रकार के हाउसिंग मैनेजमेंट करना है। प्रोटेक्ट करना है हीट से, कोल्ड से और रेन से, तीनों चीजों से क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। सेपरेट पेन होना चाहिए, किसके लिए, मेंटेन डिफरेंट ग्रुप ऑफ, जो पिगलेट है छोटे बच्चे हैं उनको अलग से, विनर्स को अलग से, ग्रोवर को अलग से और ब्रीडर को अलग से हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, सबके लिए अलग अलग क्या रखेंगे, जो रूम्स है या हम कह सकते हैं जो हाउस है वो रखेंगे, ठीक है। ये बात हो गई, स्पेस की भी हमने बात कर ली है। इसके बाद में आता है फीडिंग। फीडिंग में क्या करेंगे, तो जो पिगलेट है छोटे बच्चे हैं उनको मिल्क और क्रिप फीड देंगे, यानी कि जो स्टार्टिंग वाला फीड होता है वो देंगे। ग्रोवर के लिए प्रोटीन रिच फीड लाएंगे। फिनिश जो आप फिनिशर है इसके लिए हमें एनर्जी रिच डाइट लाएंगे, और जो ब्रीडिंग स्टॉक है उसको हम बैलेंस डाइट विद मिनरल एंड विटामिन हम देने वाले हैं, ये हम फीडिंग करवा देंगे, ठीक है। फीडिंग के बाद में किसकी बात करेंगे, ब्रीडिंग मैनेजमेंट की। तो ब्रीडिंग में हम वही बात एस्ट्रस साइकिल का ध्यान रखेंगे, सही जो अच्छी क्वालिटी वाला जो सीमन है उससे क्या करवाएंगे, इंसेमिनेशन करवाएंगे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका टाइमिंग दे रखा है कि लगभग जो एक पिग होता है शुड बी ब्रीड हो सकता है 8 to 9 मंथ, यानी कि स्टार्टिंग के जो 8 से लेकर 9 महीने होते हैं उसमें पहली बार ये क्या करता है, एस्ट्रस साइकिल में आता है, और इसका हम वहां पर इंसेमिनेशन करवा सकते हैं। इसके बाद में हम कहते हैं कि जो ये गेस्टेशन पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है वो लगभग 14 डेज का होता है, ठीक है, 3 मंथ का हम लगभग कह सकते हैं। ए सिंगल बोर कैन सर्व 15 to 20 सो इफिशिएंटली। हाँ, यहाँ पर लगभग इतने बच्चे होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
फिर आता है बर्थ मैनेजमेंट, यानी कि इनमें जो बर्थिंग होती है, जो बच्चा देने की प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या सावधानियां रखेंगे, तो क्लीन रखेंगे, ड्राई बेडिंग करेंगे, फ्रोइंग पैन 1 to 2 वीक बिफोर द डिलीवरी। इसके साथ में हम कहते हैं पिगलेट शुड बी सकलेंट, कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम उसको पिलाएंगे, ठीक है, लगभग 6 घंटों के अंदर अंदर। फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 6 घंटे हैं, 6 आवर है आपके, उसी में हम क्या करवा देंगे उनको, जो आपके कोलेस्ट्रम है वो पिलाएंगे। वार्म एनवायरनमेंट में मेंटेन करेंगे और इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। विनिंग मैनेजमेंट की बातें हमने कर ली। हेल्थ में क्या ध्यान रखेंगे, हेल्थ में देखो कई प्रकार की डिजीज होती है, तो उनको मैनेज करने के लिए हम कई प्रकार के क्या होते हैं, वैक्सीनेशन और हाइजीनेशन का ध्यान रखेंगे, ठीक है, हाइजीन रखेंगे। देखो स्वाइन फीवर हो गया, फूट एंड माउथ डिजीज इसमें होती है, न्यूमेनिया हो जाता है, वार्म इन्फेस्टिनेशन हो जाता है और डायरिया भी देखने को मिलता है। इन सभी के लिए यही सारी चीजें हम प्रोवाइड करवाएंगे। किसी में वेंटिलेशन है, किसी में डीवॉर्मिंग है, ठीक है, साथ में हाइजीन मेंटेन करेंगे, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है, थेरेपी है वो देंगे। ये सारी चीजें आपके किसमें है, प्रिवेंशन में आपको देखने को मिलेगी, किसमें, शुअर में। इसके बाद में हम बात करते हैं वेस्ट का मैनेजमेंट। सुअर का जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे और मार्केटिंग और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, यानी कि लास्ट में हम क्या करेंगे, इनको बेचकर पैसा कमाएंगे। तो ये मैनेजमेंट के आपके इंपॉर्टेंट पार्ट थे। मैनेजमेंट में बेसिकली आपको 3 से 4 चीजों का ध्यान रखना है, बाकी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है। एक तो हम फीड का किस प्रकार से मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक फीड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, फीड क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जब भी हम फीड करवाएंगे तो उस फीडिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूसरा होता है डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है, डिजीज में कैसा ध्यान रखेंगे। तीसरा हो जाता है आपके हाउस मैनेजमेंट, घर का कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ जगह आपको वेस्ट मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, अच्छे से आपको वेस्ट को मैनेज करना है। ये सारी बेसिक बातें आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके साथ में ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपकी क्या हो गई, इस टॉपिक की यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।